दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी सीरीज क्या भारत अब भी एक डेमोक्रेसी है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इस बड़े सवाल के तीन पहलू को समझने की कोशिश की थी। सबसे पहले हमने बात की थी धर्म और राजनीति की, कैसे रिलीजन को एक वोट बैंक बनाया जाता है और कैसे एक देश जहां हजारों सालों से अनेकता में एकता रही है, आज वहां धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। दूसरे वीडियो में हमने समझा था फ्रीबीज और वेलफेयर का फर्क। फ्रीबीज जो एक तरीके का नेशनल लेवल करप्शन है, शॉर्ट टर्म वोट खरीदने का तरीका है, और वेलफेयर जो असल में गरीबों को उठाने का, समाज में न्याय लाने का एक जरूरी हिस्सा है। और तीसरी वीडियो में हमने देखा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इशू, हमारे बोलने का अधिकार, आवाज उठाने का, सरकार से सवाल करने का, खुद की राय रखने का। ये था राइट टू स्पीक, किस तरीके से, जिससे हमारी पहचान होती है। लेकिन आज भारत में हमने देखा कि मीडिया, लॉ और पॉलिटिकल प्रेशर के जरिए किस तरीके से आम आदमी की आवाज दबाई जा रही है। और अब इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज का शायद सबसे कोर हिस्सा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सोचिए दोस्तों, जब रिलीजन के नाम पर तोड़फोड़ हो और फ्रीबीज के नाम पर वोट खरीदने की पॉलिटिक्स हो, जब आवाज को दबाने की कोशिश हो, तो भी एक आखिरी उम्मीद होती है कि जब हम ईवीएम पे बटन दबाएंगे, हम अपना वोट डालेंगे, तो वो वोट ईमानदारी से गिना जाएगा और उसका रिजल्ट सच में आवाम की मर्जी को दिखाएगा। लेकिन आज सवाल ये है, क्या इलेक्शन कमीशन अब भी वैसे ही आजाद है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा था, या फिर वो भी धीरे धीरे एक पपेट बन गया है सरकार के हाथों में? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। 26 जनवरी 1950 भारत ने अपना संविधान बनाया और आर्टिकल 324 में एक बहुत ही पावरफुल और इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट करी, जो थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सोचने वाली बात यह है कि संविधान लिखते वक्त डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और बाकी फ्रेमर्स ने समझा था कि अगर इलेक्शन प्रोसेस सही से होगा तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम का नहीं रहेगा बल्कि सच में होगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया जो थ्योरेटिकली किसी के कंट्रोल में नहीं थी। उसका काम था इलेक्शन कंडक्ट कराना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स करना और पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करना और इंश्योर करना कि चुनाव फ्री और फेयर हो। 1952 भारत का पहला जनरल इलेक्शन हुआ। 17 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे और लगभग 45% लोगों ने वोट किया। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था और इस इलेक्शन को सफल बनाने में सबसे बड़ा रोल था इलेक्शन कमीशन ने। उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन एक आईसीएस ऑफिसर जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, उन्होंने ऐसे समय में इलेक्शन करवाया जब भारत नया नया आजाद हुआ था। इलिटरेसी बहुत थी और लोग वोटिंग सिस्टम को समझते भी नहीं थे, और फिर भी उन्होंने इस प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इससे दुनिया भर में भारत की एक इमेज बनी कि हाँ, ये देश एक वर्किंग डेमोक्रेसी बन सकता है। फिर आगे के सालों में इलेक्शन कमीशन काफी साइलेंट रोल में रहा। वो इलेक्शन कराता था, रिजल्ट डिक्लेयर करता था, लेकिन लोगों का ध्यान उस पर ज्यादा नहीं था, जब तक आई 1990s की बात। यहाँ शुरू होता है इलेक्शन कमीशन का असली टाइम। 1990s में एक इंसान ने इलेक्शन कमीशन का रूप ही बदल दिया। तिरुनल्लाई नारायण अय्यर शासन, या सब जिनको टीएन सेशन नाम से जानते हैं, उन्होंने जब सीईसी का पद संभाला तब इलेक्शन करप्शन, मसल पावर, मनी पावर और बूथ कैप्चरिंग का गेम बैन कर दिया गया। पॉलिटिशियन समझते थे इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक रबर स्टैंप है, लेकिन टीएन सेशन ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे आर्टिकल 324 में अनलिमिटेड पावर्स दिए हैं और मैं उनको यूज करूंगा। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया, बूथ कैप्चरिंग और वायलेंस पर कड़ी नजर रखी और मसल और मनी पावर के अगेंस्ट क्रैकडाउन किए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये दिखाया कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो पूरे इलेक्शन को ईमानदारी से करा सकती है। लोगों के लिए टीएन सेशन एक हीरो बन गए, लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए वो एक नाइटमेयर बन गए। उनका एक मशहूर डायलॉग है, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। और उसके बाद से ही आम आदमी, आम जनता को समझ आया कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो वो सच में एक लाइन बन सकता है जो डेमोक्रेसी की रक्षा कर सके। दोस्तों, अब समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन के पास असलियत में पावर कितनी है। संविधान के आर्टिकल 324 कहता है, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के पास होगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्शन के पूरे प्रोसेस का शुरुआत से लेकर रिजल्ट तक पूरा कंट्रोल कमीशन के हाथ में होता है। अब देखिए इनके मेजर पावर क्या क्या होते हैं। पहला, इलेक्शन शेड्यूल फिक्स करना। दूसरा, इलेक्शन कब होगा, कितने फेजेस में होगा,
किस जगह वोटिंग होगी, सब कुछ तय करना इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है एमसीसी लागू हो जाता है। ये इंश्योर करता है कि रूलिंग पार्टी अपने पावर का मिसयूज ना करे, जैसे नई स्कीम अनाउंस करना या अपने पोस्टर्स गवर्नमेंट ऑफिसेस पर लगाना, पार्टीज को रजिस्टर और डी रजिस्टर करना, पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना और उनके सिंबल अलॉट करना, ये काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, किस जगह सीआरपीएफ रहेगी, किस बूथ पर स्पेशल अरेंजमेंट होंगी, सब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। काउंटिंग और रिजल्ट डिक्लेरेशन, वोटिंग के बाद काउंटिंग प्रोसेस को सुपरवाइज करना और रिजल्ट डिक्लेयर करना भी कमीशन की जिम्मेदारी है। एक तरीके से सोचिए, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो पूरे इलेक्शन का एनवायरनमेंट ही बदल दे, और इसीलिए कमीशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी इंडिपेंडेंस दी थी। लेकिन सवाल ये है, क्या आज भी कमीशन उतना ही इंडिपेंडेंट है? यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि कमीशन के अंदर लोग आते कैसे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति खुद इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो पीएम और कैबिनेट की एडवाइस पर ही अपॉइंटमेंट करते हैं। यानी असल में जो भी रूलिंग पार्टी है उसके पास ये पावर होती है कि वो अपने पसंद के लोगों को इलेक्शन कमीशन में बिठा सके। यही एक सबसे बड़ा लूप होल है। संविधान में लिखा था कि पार्लियामेंट एक स्पेशल लॉ बनाएगी अपॉइंटमेंट्स के लिए ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन आज 70 साल बीत गए हैं, ऐसा कोई लॉ पास नहीं हुआ है। इसी वजह से ये हमेशा से एक डाउट रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन की रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होकर सारे रिजल्ट निकालती है, और हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है। उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई मेजर स्टैंड नहीं लिया, जबकि देश में ऑपोजिशन लीडर्स जेल में थे, मीडिया सेंसर्ड था और बेसिक राइट सस्पेंड थे, लेकिन कमीशन ने बोला इलेक्शन फ्री और फेयर हो रहे हैं। यानी जब सरकार ने प्रेशर डाला तो कमीशन की हिम्मत कम पड़ गई। दूसरा केस है 2000 के बाद का, जब अपॉइंटमेंट्स में रूलिंग पार्टी के लॉयल ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया गया। हर बार ये कंट्रोवर्सी रही कि कमीशन ट्रूली इंडिपेंडेंट है या नहीं। 2023 में एक हिस्टोरिक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एक कमेटी करेगी, जिसमें पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये एक बड़ा स्टेप था ताकि रूलिंग पार्टी का पूरा कंट्रोल खत्म हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने तुरंत एक नया लॉ पास कर दिया, चीफ जस्टिस को हटाकर और कमेटी में अपना मेजॉरिटी बना लिया। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या रूलिंग पार्टी सच में चाहती है कि इलेक्शन कमीशन आजाद हो, या फिर उन्हें एक पपेट चाहिए जो उनके हिसाब से काम करे? चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जो दिखाते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर पॉलिटिकल प्रेशर कैसे डाला जाता है। 2009 गुजरात की वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी, जिसमें जब ऑपोजिशन ने कहा कि गुजरात की वोटर लिस्ट में बहुत गलतियां हैं, कमीशन ने डिले करने के बजाय इलेक्शन की वही लिस्ट निकाल दी। क्रिटिक्स ने बोला कि रूलिंग पार्टी के फेवर में जल्दी इलेक्शन कराए गए। 2019 जनरल इलेक्शंस, ये इलेक्शन एक तरीके से टेस्ट थे। रूलिंग पार्टी के लीडर्स ने बार बार एमसीसी तोड़ा, जैसे रिलीजन के नाम पे वोट मांगना, आर्मी के स्ट्राइक्स का जिक्र करना रैलीज में। ऑपोजिशन ने मल्टीपल कंप्लेन फाइल की, लेकिन कमीशन ने कहा कोई वायलेशन नहीं है। इस पर एक्सीसी भी बोले कि कमीशन अपना इंडिपेंडेंस खोता जा रहा है धीरे धीरे। 2021 वेस्ट बंगाल इलेक्शन, 8 फेजेस में इलेक्शन करवाए गए जबकि पेंडेमिक चल रहा था। क्रिटिक्स ने बोला कि रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचे, इसके लिए फेजेस लंबे खींचे जा रहे हैं और लोग मर रहे थे कोविड के चलते, लेकिन कमीशन ने बोला सब कुछ रूटीन है। राहुल गांधी केस 2024 के एलिगेशंस, राहुल गांधी ने ओपनली बोला कि इलेक्शन कमीशन अब एक पपेट बन गया है। उन्होंने कहा कि जब भी ऑपोजिशन आवाज उठाता है कमीशन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है और रूलिंग पार्टीज के लिए वो खामोश रहता है। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन एक वक्त में टीएन सेशन के हाथ में शेर बन गया था, आज वो धीरे धीरे एक टूथलेस टाइगर बन रहा है। और दोस्तों यही है सबसे बड़ा खतरा हमारी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अगर इलेक्शन ही फ्री और फेयर नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम की बन के रह जाएगी। एक और क्रिटिकल एंगल है हमारा राइट टू स्पीक। भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा था, ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये राइट हमारा सबसे बड़ा हथियार है सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाने का। लेकिन क्या होता है जब इस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाए? यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान हर पॉलिटिकल पार्टी, हर लीडर, हर वोटर की स्पीच को रेगुलेट करना उनके हाथ में होता है। अगर हम एग्जाम्पल लें, जब मॉडल ऑफ कंडक्ट लगता है तब पॉलिटिशियंस को रिलीजन के नाम पे वोट मांगना मना होता है, हेट स्पीचेस देना मना होता है। लेकिन दोस्तों, क्या कमीशन इस रूल को इक्वली अप्लाई करती है?
कई बार देखा गया है कि ऑपोजिशन के लीडर कुछ बोल दें तो तुरंत नोटिस होता है, लेकिन रूलिंग पार्टी का कोई नेता कुछ और ज्यादा बड़ी बात बोल दे, उस पर भी इलेक्शन कमीशन चुप रहता है। ये सेलेक्टिव साइलेंस ही हमारा राइट टू स्पीक को मारता है। और सिर्फ पॉलिटिशियंस का नहीं, आम आदमी की आवाज भी दबाई जा रही है। और जब रैलीज में प्रोटेस्ट करते हैं, जब स्टूडेंट्स अपनी बात उठाते हैं, तो कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि उनकी आवाज भी डेमोक्रेटिक स्पेस का हिस्सा बने, लेकिन इंस्टेड उन्हें पुलिस एक्शन और एफआईआर मिलती हैं। ये एक डेंजरस पैटर्न है, जब राइट टू स्पीक सिर्फ एक प्रिविलेज बन जाए जो रूलिंग पार्टी के लिए सेफ है और बाकी लोगों के लिए रिस्क। आज के जमाने में दोस्तों, आवाज सिर्फ ग्राउंड पर नहीं उठती, आवाज उठती है ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि जब इलेक्शन आते हैं, सडनली एक ही टाइप का नैरेटिव चलने लगता है, एक ही टाइप के व्हाट्सएप फॉरवर्ड होते हैं, एक ही टाइप की फेक न्यूज, जिसमें वो रूलिंग पार्टी को हीरो बनाया जाता है और अपोजिशन को ट्रेटर। और इस पर चेक करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का। 2019 के इलेक्शन में बहुत सारी फेक वीडियोस वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया गया कि ऑपोजिशन के लीडर्स पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहे हैं। जब फैक्ट चेकर्स ने वेरीफाई किया तो पता चला कि वो वीडियो एडिटेड थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करते रहते हैं, क्या सिर्फ मॉनिटरिंग काफी है? और यही पैटर्न 2024 के जनरल इलेक्शन में भी रिपीट हुआ। रूलिंग पार्टी का बजट बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि ऑपोजिशन की आवाज सोशल मीडिया पर दब गई। जब कंप्लेंट्स आए कमीशन के पास, तो उन्होंने बोला सब कुछ विद इन लॉ है। सोचिए दोस्तों, जब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ एक नैरेटिव एम्पलीफाई करें और कमीशन इस बात पर एक्शन भी ना ले, तो आम आदमी का राइट टू स्पीक कहां से बचता है? एक और प्रॉब्लम है ट्रोलिंग। जो भी सिटीजन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ट्वीट करता है, उसके अगेंस्ट आईटी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, गालियां, फेक केसेस और कैरेक्टर असैसिनेशन। कमीशन यहाँ भी चुप रहता है। यानी सोशल मीडिया पे जो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था फ्री डिबेट का, ये एक अब वेपन बन गया है हमारे साइलेंस का। दोस्तों, अब एक और एस्पेक्ट समझिए कि जब आम आदमी या ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाता है, तो वो एक खुद रिस्क बन जाता है। जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते हैं, उन पर सेडिशन केसेस लग जाते हैं। स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, उन्हें मंथ्स तक जेल में रखा जाता है। और सबसे खतरनाक बात, जब ऑपोजिशन के लीडर्स अपनी रैलीज में गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, तो कमीशन उनके स्पीचेस पर बैन लगा देती है। लेकिन रूलिंग पार्टी का नेता जब वही चीज डबल लेवल पे करता है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। ये सेलेक्टिव जस्टिस ही असलियत में हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खतरा है। और इसीलिए हम कहते हैं हमारा राइट टू स्पीक धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट के लॉस के थ्रू, बल्कि इलेक्शन कमीशन के सेलेक्टिव साइलेंस के थ्रू भी। एक समय था जब लोग बैलेट बॉक्स में हमारी आवाज है ये कहकर नारे लगाते थे, लेकिन अगर कमीशन खुद ही रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहे, तो बैलेट बॉक्स भी एक इल्यूजन बन जाता है। दोस्तों, अब आते हैं सीरीज के सबसे क्रूशियल पार्ट पे, इलेक्शन कमीशन का डाइल्यूशन। आपको याद होगा, हमने शुरू में कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंडर बनी थी। लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो कोई भी गवर्नमेंट उसके काम में इंटरफेयर ना करे। तो फिर सवाल ये है, आखिर इलेक्शन कमीशन डाइल्यूटेड कैसे हुआ? सबसे पहले आपको समझना होगा कि 1950 और 16 में इलेक्शन कमीशन एक छोटी सी बॉडी थी। उस वक्त इलेक्शंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, पॉलिटिकल राइवलरी थी, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज जिंदा थी। फिर 1975 की इमरजेंसी आई। इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया, तब से ईसीआई का रोल पर भी सवाल उठने लगे। यह वही वक्त था जब लोगों को समझ आया कि इलेक्शन कमीशन ट्रूली इंडिपेंडेंट ना हो तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम की रह जाती है। 1990s में टीएन सेशन आए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिन्होंने सिस्टम को हिला दिया। उन्होंने पॉलिटिशियंस को कंट्रोल में रखा, मसल पावर और मनी पावर को कर्व किया और एक रियल फियर क्रिएट किया लोगों के बीच। लेकिन उसके बाद आखिर क्या हुआ? पॉलिटिकल पार्टीज को समझ आया कि अगर ईसीआई को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो हमारे लिए एक थ्रेट बन सकता है। यहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट प्रोसेस ईसीआई को डाइल्यूट करने का। कैसे? अपॉइंटमेंट प्रोसेस में चेंजेस। पहले पीएम और प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट होता था, लेकिन डिमांड उठती रही एक सिस्टम की जिसमें जुडिशरी ऑपोजिशन भी हो। लेकिन गवर्नमेंट इसे अवॉइड करती रही। क्यों? क्योंकि अगर सीईसी को गवर्नमेंट ही चूज करेगी तो उसकी लॉयलिटी गवर्नमेंट के साथ होगी। दूसरा, ट्रांसफर और टेन्योर सिस्टम। ईसीआई के ऑफिसर्स को जल्दी रिटायर कर दिया जाता था या उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन दे दी जाती थी। जब आपको अपना फ्यूचर रूलिंग पार्टी से सिक्योर करना हो तो आप इम्पार्शियल कैसे रहेंगे? तीसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ईसीआई के बजट को पार्लियामेंट अप्रूव करता है, मतलब इनडायरेक्टली रूलिंग पार्टी ही कंट्रोल में है कि कितना पैसा एलोकेट होगा। अब समझते हैं कि एक वीक और डाइल्यूटेड इलेक्शन कमीशन का मतलब आखिर होता क्या है आम जनता के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का इल्यूजन।
आपको लगता है कि आपका वोट आपका है, लेकिन जब लेवल प्लेइंग फील्डिंग ही ना हो, रूलिंग पार्टी के पास पैसा, सोशल मीडिया, मीडिया सब कुछ और ईसीआई कुछ ना करे, तो वो इलेक्शन फेयर कैसे होगा? ऑपोजिशन का चुप होना, हर डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन एक बैकबोन होता है, लेकिन अगर ईसीआई ऑपोजिशन की कंप्लेंट्स इग्नोर करे, उनके रैलीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाए और उनकी बात को प्रेस में एम्पलीफाई ना करे, तो ऑपोजिशन का क्या ही बचेगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्शंस तो होते हैं पर रिजल्ट पहले से प्रिडिक्टेबल होते हैं। आपको लगता है कि आप डेमोक्रेसी में जी रहे हो, लेकिन असल में एक ही पार्टी कंट्रोल है। जब लोग ये देखते हैं कि कमीशन एक तरफ झुक रहा है, तो उनका भरोसा टूट जाता है, और जब भरोसा टूट जाता है तो लोग या तो वोटिंग से ही बॉयकॉट करने लगते हैं या फिर सिस्टम को पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं। और ये एक डेंजरस स्पेस है, क्योंकि इसी डिक्टेटरशिप का रास्ता खुल जाता है। और दोस्तों, यही इंडिया में हो रहा है। आज लोग कहते हैं वोटिंग देने से क्या होगा, सब सेटिंग ही है, जो होना होगा वही होगा। ये जो सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस है, यही एक वीक ईसीआई का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। अब सीरीज के सबसे बड़े सवाल पे लौट के आते हैं, क्या इंडिया अब भी एक डेमोक्रेसी है? ऑन पेपर हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, लोग वोट देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है। जब रिलीजन के नाम पर वोट मांगना अलाउड हो जाए, जब फ्रीबीज के थ्रू लोगों के वोट खरीदे जाएं, जब राइट टू स्पीक खुद एक क्राइम बन जाए, और जब इलेक्शन कमीशन भी रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस में काम करे, तो क्या हम सच में डेमोक्रेसी में हैं, या फिर एक मैनेज डेमोक्रेसी है जिसमें इलेक्शन एक ड्रामा है और आउटकम एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है? ये सवाल हर इंडियन को खुद से पूछना चाहिए। दोस्तों, ये 4 पार्ट की सीरीज का आखिरी हिस्सा था। हमने रिलीजन, फ्रीबीज, राइट टू स्पीक और इलेक्शन कमीशन के डाइल्यूशन पर बात की। अगर आपको लगता है ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, तो गलत मत समझना। ये डायरेक्टली हर सिटीजन की लाइफ को इफेक्ट करता है। आपकी आवाज, आपका वोट, आपका फ्यूचर सब इस सिस्टम के थ्रू डिसाइड होता है। डेमोक्रेसी एक वंस गिवन ऑलवेज गारंटेड चीज नहीं है, ये बचाना पड़ता है हर दिन हर जगह। अगर आपको लगता है कि आप छोटे हैं, आपकी आवाज मैटर नहीं करती, लेकिन हिस्ट्री ने हमेशा दिखाया है कि जब आम आदमी, आम जनता खड़ी होती है, तो सबसे बड़ी सरकारें भी गिर जाती हैं। तो आखिरी में सोचना जरूर है, इज इंडिया स्टिल अ डेमोक्रेसी? और अगर जवाब नो है, तो इसका सोल्यूशन भी आपके हाथ में, हम सबके हाथ में, हर एक भारतीय के हाथ में है। धन्यवाद। तो डीयू मांगे तो जमिया मांगे, तो अलीगढ़ से, तो पीयू से, तो पटना बोले, तो केरल बोले, तो मणिपुर से, तो गुजरात से, अरे गुजरात से हम लेकर रहेंगे चाउमीन खाने की।